Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हर हफ्ते यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन प्रोसेस को और भी आसान बनाना. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला टॉपिक है सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स. रिसेंटली आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिन्हें डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स या डीएसआईबी कहा जाता था, वो अभी भी इसी नाम से बुलाए जाएंगे. तो चलिए समझते हैं किसे कहते हैं डीएसआईबी. हमारे देश में कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो इतने बड़े हैं कि अगर वो कोलैप्स कर जाए या बैंकरप्ट हो जाए तो पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में आ सकती है. ये इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें कहा जाता है कि दे आर टू बिग टू फेल. एक स्कोर होता है सिस्टम इम्पोर्टेंस स्कोर. आरबीआई इसी स्कोर के बेसिस पे डीएसआईबीज को असाइन करती है. इन डीएसआईबीज को फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डाला जाता है उनके एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे. फॉर इंस्टेंस कैटेगरी 1 में उन बैंक्स को डाला जाता है जिनकी एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल उनके रिस्क वेटेड रेशियोज के 0.2% है. सिमिलरली कैटेगरी 3 में उन बैंक्स को डाला जाता है जिनका एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल उनके रिस्क वेटेड असेट्स का 0.6% है. स्टेट बैंक कैटेगरी 3 में बिलोंग करती है. इक्विटी टियर 1 कैपिटल किसे कहते हैं और रिस्क वेटेड असेट्स किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा. बैंक्स मनी रेज करने के लिए पैसे को पब्लिक में घुमाती है या फिर मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट, पर इसमें कई बार डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क रहता है. इस रिस्क को टैकल करने के लिए बाज़ल कमेटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं जिसे बोलते हैं बाज़ल नॉर्म्स. इन नॉर्म्स के तहत बैंक्स को कुछ परसेंटेज ऑफ द कैपिटल को अलग रखना पड़ता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी. बैंक का जो कैपिटल होता है वो प्राइमरीली 2 टाइप का होता है, टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल. टियर 1 कैपिटल बैंक का कोर कैपिटल होता है और टियर 2 कैपिटल बैंक का सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है. डिफरेंस क्या है समझते हैं. टियर 1 कैपिटल बैंक की परमानेंट अवेलेबल कैपिटल है. इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो अगर लॉस में चले जाए तब भी बैंक बिना ऑपरेशंस को सीज किए चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स की इक्विटी कैपिटल, ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स, इंटेंजिबल एसेट्स एट्सेट्रा. टियर 1 कैपिटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन टियर 2 कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो अगर लॉस में चली जाए तो बैंक इंसॉल्वेंसी की कगार पे आ जाता है. ये टियर 1 कैपिटल से लेस रिलायबल होती है और इसके अंदर के एसेट्स को तभी लिक्विडेट किया जाता है जब बैंक बहुत बड़ी क्राइसिस में है. इसमें सबऑर्डिनेटेड टर्म डेट्स, हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं. जब टियर 1 कैपिटल पूरी तरीके से लॉस में चला जाता है और बैंक वाइंड अप करने की कगार में आ जाता है, उस टाइम पे लॉसेस को अब्जॉर्ब करने के लिए टियर 2 कैपिटल को लिक्विडेट किया जाता है. टियर 1 कैपिटल के अंदर हमने एक टर्म पढ़ा शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल. समझते हैं क्या है. जिस तरीके से कंपनीज अपनी शेयर्स आईपीओस दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में डालती है, उसी तरीके से बैंक्स भी अपने शेयर्स आईपीओस में डालती हैं जिसे पब्लिक खरीदती है. इससे बैंक के पास पैसा आता है. इस पैसे को बैंक अपनी फ्यूचर ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करती है और इसे ही शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल कहते हैं. एक और होती है रिटेन्ड अर्निंग्स. बैंक जो भी पैसा कमाता है उससे उसे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है. इसके अलावा इसके कुछ और खर्चे होते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरीज होते हैं, फिर डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको मेंटेन करने का खर्चा एंड एवरीथिंग. तो इन सब कंपोनेंट्स को अगर हम हटा दें, इन सब कंपोनेंट्स को हटाने के बाद जो पैसा बचता है बैंक के पास अपने प्रॉफिट, मतलब वो जो उसका प्रॉफिट होता है, इसी को रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं. और ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी टियर 1 कैपिटल में आता है. कहने का मतलब ये है बैंक का टियर 1 कैपिटल जितना ज़्यादा है, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि फिर वो उतने ही ज़्यादा लॉसेस को बियर भी कर पाएगा अपने ऑपरेशंस को बंद किए बिना. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना ज़रूरी है. टियर 1 जो कैपिटल है वो डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होती हैं, उसे डिस्क्लोज किया जाता है जो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होती हैं. लेकिन टियर 2 कैपिटल जो होती हैं वो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल में कौन सी चीज़ें आती हैं.
अब इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे तो फिर टॉपिक से भटक जाएंगे, तो इसे हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। अब देखते हैं कि रिस्क वेटेड असेट्स क्या होते हैं। बैंक जो है वो लोन देती है। अब काफ़ी सारे लोन्स ऐसे होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके प्रिंसिपल अमाउंट या फिर उसका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आ रहा होता है। एक रिस्क असेसमेंट करके इन सब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अगेंस्ट बैंक एक बफर कैपिटल रखती है। इसी को रिस्क वेटेड असेट्स कहा जाता है। तो इन्हीं रिस्क वेटेड असेट्स को अगर हम बैंक के कोर कैपिटल से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है टियर 1 कैपिटल रेशियो। और बाज़ल 3 नॉर्म्स के हिसाब से बैंक का टियर 1 कैपिटल रेशियो 10.5% तो होना ही चाहिए। अब टियर 1 कैपिटल को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक है कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, एक है एडिशनल टियर 1 कैपिटल। कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल में सारे कोर कैपिटल आ जाते हैं जो बैंक होल्ड करता है। इसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स सारे इसी में आते हैं, कॉमन इक्विटी टियर 1। अब आते हैं एडिशनल टियर 1 कैपिटल। ये भी एक कोर कैपिटल ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें परपेचुअल टर्म पे होता है। फॉर एग्जांपल है कंटिंजेंट, कन्वर्टिबल या हाइब्रिड सिक्योरिटी। ये ऐसे सिक्योरिटीज़ है, ये ऐसे कैपिटल है बैंक के जिसको बैंक कभी भी रिडीम नहीं कर सकता। ज़्यादा मतलब इसमें उसको फ़ायदा नहीं है, इंसेंटिवाइज नहीं होता बैंक को। डेली बेसिस में इसमें बैंक्स को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एडिशनल टियर 1 कैपिटल को इक्विटी में तभी कन्वर्ट किया जाता है जब बैंक कोई क्राइसिस में हो। तो हमने समझ लिया द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इक्विटी टियर 1 एंड एडिशनल टियर 1 कैपिटल। टॉपिक की शुरुआत में जो हमने बातें की थी कि सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स को असाइन करने के जो पैरामीटर्स होते हैं वो यही होते हैं, कॉमन इक्विटी टियर 1 और एडिशनल टियर 1 कैपिटल। एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो या CRAR भी कहते हैं। अगर हम टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल को ऐड करके उसको रिस्क वेटेड असेट से डिवाइड करें तो फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलती है। बाज़ल 3 नॉर्म्स के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए 8%। पर इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखी है 9% और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रखी है 12%। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। रिसेंटली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 रिलीज हुआ। हर साल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड लीडर्स और रिस्क एक्सपर्ट्स का परसेप्शन ट्रैक किया जाता है कि हम या हमारा वर्ल्ड कितने रिस्क में है। 5 कैटेगरीज में रिस्क एग्जामिनेशन होती है। वो है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल और टेक्नोलॉजिकल। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में एग्जिस्टेंस में आया और इससे पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम भी बोला जाता था। इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्रियल एजेंडास को शेप करती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती हैं वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट वैली। रिसेंटली MK प्रसाद जो एक नोटेड इकोलॉजिस्ट थे और सेव साइलेंट वैली के कैंपेनर भी थे, उनका देहांत हो गया। साइलेंट वैली एक्चुअली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट में है और ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं और ये हैं नागरहोल नेशनल पार्क, बांडीपुर नेशनल पार्क, वायानाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है, नीलगिरीज को 1986 में ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था बाय यूनेस्को। नीलगिरीज के अंदर ही ये जो साइलेंट वैली है ये केरला में है। इसे सैरांध्रीवरम भी बोलते हैं। इन सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लोकेशन को देखना ज़रूरी है। ये है नागरहोल, ये है बांडीपुरा,
देन वायनाड, ये है मुडुमलई, ये है मुकुर्थी और ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इन सभी को नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना। 1914 में ही साइलेंट वैली को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और 1984 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना इम्पोर्टेंट है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में बाय द ब्रिटिश राज। रिजर्व फॉरेस्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं और इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट सतपुरा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। वापस आते हैं साइलेंट वैली पे। साइलेंट वैली का फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा रिच है। लायन टेल्ड मकाक जो एंडेंजर्ड है, उसकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइलेंट वैली में ही मिलती है। ये सिंस वेस्टर्न घाट्स में है तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ही हैं। काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनने की बात की गई थी, लेकिन सिंस इसका वाइल्ड लाइफ काफ़ी यूनिक है, रिच फ्लोरा और फौना है, इसीलिए सोशल मूवमेंट्स एनवायरमेंटलिस्ट्स ने चलाया 1970s से ही, और इससे ये सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हुए। रिवर कुंती जो नीलगिरी हिल से निकलती हैं, वो इस पूरे साइलेंट वैली को क्रॉस करती हैं। केरला के कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो पहले आता है वायानाड, फिर आता है साइलेंट वैली, फिर आता है परम्बिकुलम, फिर इराविकुलम, फिर आता है पेरियर, फिर शेंड्यूरे, फिर पेपरा, तो और फिर आता है नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थेटेकड भी आता है बीच में यहाँ पे। तो इन सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लोकेशन को देखने की ज़रूरत है। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके एक बार देख लें सभी को। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। रिसेंटली एनडीआरएफ के फाउंडेशन डे को कॉमेमोरेट किया गया। एनडीआरएफ 2006 में बनी थी और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर रिलीफ में स्पेशलाइज करती है। एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। अभी करेंटली एनडीआरएफ के 15 बटालियंस हैं जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसपी और असम राइफल से हैं। हर तरीके के नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स में, फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गया या लैंडस्लाइड्स हो या फ्लड्स हो या हरिकेन्स हो, तो एनडीआरएफ रिस्पॉन्ड करता है इफेक्टिवली। एनडीआरएफ को पूरे देश में डिप्लॉय किया जाता है स्ट्रेटेजिकली। सिर्फ देश में ही नहीं, 2015 के नेपाल अर्थक्वेक हो या जापान का 2011 में डिजास्टर हो, एनडीआरएफ ने बड़ी स्विफ्टली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया और इसे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो गिर के $9.6 बिलियन तक आ गया है, जो 1.3% है जीडीपी का। क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? इंपोर्ट्स में मनी फ्लो आउट करता है, एक्सपोर्ट्स में मनी फ्लो इन करता है। जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा होता है तो ये जो मिसमैच है, ये जो मनी का शॉर्टफॉल है, इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसे करंट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे इसे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। फिर डिफरेंस क्या है? कैच ये है कि करंट अकाउंट में एक चीज़ कैलकुलेट होती है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैलकुलेट नहीं होती है। जब हम हमारे देश का कैपिटल दूसरे किसी देश में निवेश करते हैं और उससे जो हमारी पेमेंट्स या अर्निंग्स होती हैं, उसे हम करंट अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैलकुलेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने कोई एक घर यूके में ख़रीदा और फिर हमने उसको रेंट पे डाल दिया, तो उससे जो पैसा आएगा हमारे पास वो करंट अकाउंट में कैलकुलेट होगा, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में वो कैलकुलेट नहीं होगा। करंट अकाउंट में नेट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, जो भी ट्रांसफर्स है, फॉर एग्जांपल फॉरेन एड है, रेमिटेंसेस है, डोनेशंस है, ये सारे ही करंट अकाउंट में कैलकुलेट होते हैं। लेकिन ट्रेड गैप में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के फ्लो में, जो मॉनेटरी फ्लो में जो डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ उसे कैलकुलेट किया जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देश अनकॉम्पिटिटिव बन जाता है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट्स विदड्रॉ करने लग जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, स्पेशली उन देशों के लिए जो लोन्स देते हैं, डेटर नेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म में
अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाते हैं तो जो इन्वेस्टर है उसकी कॉन्फिडेंस कम होती रहती है और उसे लगता है कि उसके जो रिटर्न्स होंगे वो एडिक्वेट होंगे या नहीं होंगे, और वो इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेता है। इंडिया के हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट का प्राइमरी रीजन है गोल्ड इंपोर्ट और क्रूड ऑयल इंपोर्ट। क्रूड ऑयल के लिए तो हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट भी हम ही करते हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट को टैकल करने का सबसे बड़ा उपाय है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, और जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हें पूरी तरह कर्ब करना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, और एट द सेम टाइम गोल्ड इंपोर्ट को हम कट डाउन करते हैं, कर्ब करते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो ये इशू है ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। रिसेंटली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई। ये रिपोर्ट इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर को असेस करता है और हर 2 साल में इसे पब्लिश किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, ये इसे हर 2 साल में रिलीज करती है। पहली जो सर्वे हुई वो 1987 में हुई, और 2021 की जो रिपोर्ट थी वो 17th रिपोर्ट थी। तो इस रिपोर्ट का यूज़ क्या है? ग्लोबल लेवल पे जो भी इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग जो होती है UNFCCC के अंडर, CBD के अंडर, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अंदर जो भी टारगेट्स हैं, इन सारे में जो भी इनपुट्स डाली जाती हैं वो इस फॉरेस्ट सर्वे से ही लिया जाता है। इस रिपोर्ट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये फिर पॉलिसी, प्लानिंग, सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट्स की और ट्री रिसोर्सेज की, इसमें एक की रोल निभा सकता है। ये रिपोर्ट काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, मैंग्रोव कवर कितना है, इंडिया के जो फॉरेस्ट्स हैं वो कितना कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर रही है, फॉरेस्ट फायर कितना हो रहे हैं हमारे देश में, टाइगर रिजर्व्स जो हैं वहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, बायोमास एस्टिमेट्स कितना है। इसके अलावा इंडियन जो फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वो कौन से जगह हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये रिपोर्ट देती है। तो चलिए देखते हैं 2021 की जो रिपोर्ट है उसके मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं। पहले फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के डिफरेंस को समझते हैं। फॉरेस्ट कवर इज डिफाइंड एज एनी पीस ऑफ लैंड ओवर 1 हेक्टेयर विद अ ट्री कैनपी कवर ऑफ मोर देन 10%। इसमें बैम्बू, ऑयल पाम सब इंक्लूड हो जाता है। लेकिन ट्री कवर उन पैचेस ऑफ ट्रीज को बोलते हैं जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम है। तो वो बेसिकली आइसोलेटेड ट्रीज रहते हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज के बाहर हैं। हमारे देश का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि 2019 का जो असेसमेंट था उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। इसमें से 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है। बैम्बू जो फॉरेस्ट्स हैं उसमें भी ग्रोथ देखा गया है। वो पहले 13 था। ये फिगर्स इतने इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि बैम्बू फॉरेस्ट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू 2019। और ये जो जंप है ये काफ़ी ह्यूज है। अराउंड 14,000 मिलियन स्टेम्स थे, उससे अभी 53,000 मिलियन स्टेम्स के आसपास आ गए हैं। फॉरेस्ट कवर में तो काफ़ी इंक्रीज देखने को मिली है, लेकिन कौन से कैटेगरी के फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, इसे देखने के लिए, इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि फॉरेस्ट कवर की क्या कैटेगरीज हैं। फॉरेस्ट जो है वो 5 क्लासेस में कैटेगराइज्ड होता है। पहला जो है वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर है ओपन फॉरेस्ट, फिर स्क्रब और फिर नॉन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ पे जो पूरा लैंड है उसमें जो ट्री कैनपी है उसकी डेंसिटी 70% है या उससे ज़्यादा है। देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसमें जो ट्री कैनपी है वो उसकी डेंसिटी 40% है बट 70% से कम है। 40% से ज़्यादा है, 70% से कम है। नेक्स्ट आता है ओपन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो ट्री कैनपी है उसकी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है लेकिन 40% से कम है। नेक्स्ट स्क्रब,
ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स होते हैं जिसमें कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से कम है। फाइनली नॉन फॉरेस्ट, ये ऐसे लैंड्स होते हैं जो बाकी जो 4 की कैटेगरीज मैंने बोले वो उसमें बिलोंग नहीं करते, उन्हें नॉन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अब हमने फॉरेस्ट कवर की सारी कैटेगरीज को समझ ली। तो इस बार का अगर हम रिपोर्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो ओपन फॉरेस्ट में हुआ है और उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है और उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट की जो कैटेगरी वाली फॉरेस्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। नॉर्थ ईस्ट में जो 5 स्टेट्स हैं जिसमें लॉस इन फॉरेस्ट कवर देखा गया है वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इन 5 स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर घटा है। टॉप 3 स्टेट्स जिनमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ा है 647 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर और उसके बाद है उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर। अब आते हैं एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर में। इससे पहले मैंने जो बोला था उसमें था कि फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है और उस बढ़ोतरी के बेसिस में टॉप 3 स्टेट्स कौन हैं। लेकिन अब अगर हम देखें कि एरिया वाइज कौन से स्टेट्स जो हैं उसमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है पूरे देश में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। अब आते हैं फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। हर एक स्टेट की अपनी एक साइज है, अपना एक जोग्राफिकल एरिया है। उस एरिया के कितने परसेंटेज में फॉरेस्ट है अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो 5 स्टेट जिसके सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हैं वो है मिजोरम, 84.53% स्टेट का फॉरेस्ट कवर है। फिर है अरुणाचल 79.33%, फिर मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये सारी ही स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में हैं। आते हैं वो सारी स्टेट्स एंड यूटीज जिनका 75% से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है। तो ये है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट है मैंग्रोव कवर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो टोटल मैंग्रोव कवर है वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम 2019 की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो 17 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज हुई है मैंग्रोव कवर में हमारे देश में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर जिन स्टेट्स में बढ़ा है वो है ओडिशा, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटका। ओडिशा में 8 स्क्वायर किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटका में 3। नेक्स्ट है टोटल कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक का मतलब होता है वो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर से फॉरेस्ट्स ने सिक्वेस्टर कर लिया, स्टोर कर लिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो है 7204 मिलियन टन्स। 2019 की कंपैरिजन में 79.4 मिलियन टन्स की इंक्रीज हुई है कार्बन स्टॉक की इंडिया की। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। हमारे देश में जितना फॉरेस्ट कवर है उसमें से 35.46% एरिया में आग लगने की संभावना है। इसमें से 2.8% जो एरिया है वो एक्सट्रीमली प्रोन है, 7.85% जो एरिया है वो वेरी हाईली प्रोन है और 11.51% जो एरिया है वो हाईली प्रोन है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखे गए। आते हैं फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया चैप्टर इंक्लूड किया है जिसमें ये असेस किया जाएगा कि टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर्स और जो लायन कंजर्वेशन एरिया है इंडिया में, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है। इस सर्वे में ये देखा गया कि टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स में 2011 से 2021 के बीच में कितना चेंज इन फॉरेस्ट कवर हुआ है। 2011 और 21 के बीच में जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं उसमें तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुई हैं बाई 37.15 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हुई हैं बाई 22.6 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 2011 एंड 2021। अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, नियरली 97%, विच इज़ ह्यूज। नेक्स्ट है अबव ग्राउंड बायोमास। ज़मीन के ऊपर जितनी भी
ड्राई मास है, लिविंग मटेरियल की हो सकती है, नॉन लिविंग मटेरियल्स की हो सकती है, ट्रीज, श्रब्स, हर तरीके की लाइफ फॉर्म्स, इस सभी के मास को, ऑर्गेनिक मास को हम बोलते हैं अबव ग्राउंड बायोमास। ये यूजुअली मास पर यूनिट एरिया विच इज मिलीग्राम पर हेक्टेयर से एक्सप्रेस किया जाता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है और एक स्टडी भी इनिशिएट की है जिसमें अबव ग्राउंड बायोमास पैन इंडिया लेवल पे एस्टिमेट किया जाएगा। 2019 में भी अबव ग्राउंड बायोमास के रिजल्ट्स दिखाए गए थे 2 स्टेट्स के लिए, वो है असम और ओडिशा। सर्वे ने कोलैबोरेट किया है विद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो गोवा में है, और इन लोगों ने एक स्टडी भी परफॉर्म किया है जो बेस्ड है ऑन मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट्स। ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्यूटर बेस्ड मॉडल को यूज करके ये प्रोजेक्ट किया जाएगा कि रेनफॉल डेटा और टेम्परेचर डेटा क्या है फॉर द 3 फ्यूचर टाइम पीरियड्स, वो है 2030, 2050 और 2085। इन 3 टाइम पीरियड्स में क्या होगा टेम्परेचर और रेनफॉल, इन सबको कंप्यूटर बेस्ड मॉडल के द्वारा प्रोजेक्ट करके ये मैप किया गया है कि इंडिया के फॉरेस्ट्स में कौन से ऐसी जगह हैं जो क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स हैं। हमने पहले बताया था कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट जो हैं इस बार बढ़े हैं उसके, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट्स। लेकिन अगर हम चारों के क्या इंक्रीज हुए हैं ये देखें फाइंडिंग्स, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 501 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट्स हैं या इन्हें नेचुरल फॉरेस्ट्स भी बोलते हैं, ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास डिक्लाइन हुई हैं, बढ़ी नहीं है। ओपन फॉरेस्ट्स जो है वो 2621 स्क्वायर किलोमीटर। और स्क्रब एरिया, जो स्क्रब एरिया है वो तो हम उसको फॉरेस्ट्स में नहीं कंसिडर करेंगे, तो वो 5320 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। तो नेक्स्ट ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इतना डिक्लाइन क्यों हुआ फॉरेस्ट कवर का। वैसे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो इंडिया के टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 7.98%, अराउंड 8% अकाउंट करता है, और फॉरेस्ट कवर जो है वो अराउंड 24% है। वो काफ़ी है, मतलब 23.75% जो टोटल फॉरेस्ट कवर है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही है। तो इस बार देखा गया है कि टोटल 1020 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा डिक्लाइन फॉरेस्ट कवर में देखा गया है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन फॉरेस्टेड एरियाज इन दीज रीजन्स? एक तो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, हैवी रेन्स हैं, फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, पूरे नॉर्थ ईस्ट को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे पेड़ों को काटा गया है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी चली हैं। तो ये सारी रीजंस हैं कि फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट्स हैं वो उसका जो ओनरशिप पैटर्न है वो कम्युनिटी ओनरशिप है। लोग ट्राइबल एरियाज जो हैं, ट्राइबल एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो ट्राइबल लैंड है, तो इससे जो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्वे है क्या एक ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को प्रेजेंट करता है, क्या इस पे हम रिलाई कर सकते हैं? तो ये सर्वे जो है इट कुड बी मिसलीडिंग बिकॉज इसमें प्लांटेशंस जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, कोकोनट, मैंगो, ये सारे ही फॉरेस्ट कवर के अंदर कैलकुलेट किए गए हैं। नेचुरल फॉरेस्ट्स और प्लांटेशंस में तो काफ़ी डिफरेंस है। जो नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं उसमें 1 हेक्टेयर में ही मतलब काफ़ी सारे स्पीशीज़ होते हैं ट्रीज़ के, प्लांट्स के। लेकिन अगर हम प्लांटेशंस की बात करें तो वहाँ पे तो एक ही स्पीशीज़ जो है वो पेड़ का वो चारों तरफ वही रहता है, तो इससे हम एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है in any central forest act, for example Indian Forest Act 1927 या Forest Conservation Act 1980, किसी ने भी फॉरेस्ट वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी क्राइटेरिया नहीं ले डाउन किया है या फिर ये नहीं बताया है कि फॉरेस्ट को डिफाइन किया जाए या नहीं। फॉरेस्ट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो वो 3 कैटेगरीज में हम इसको डाल सकते हैं: रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स कैटेगरी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स कैटेगरी और अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। तो सबसे ज़्यादा तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में ही है, 4,34,853 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स कैटेगरी अराउंड 2 लाख, एंड देन
unclassed forests which is around 1.5 lakh square kilometers. ये तीन जो कैटेगरीज हैं ये इसी को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं. तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजंस के अंदर नोटिफाइड है या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट्स के अंदर भी नोटिफाइड है. इसमें फुल डिग्री प्रोटेक्शन रहती है. हर तरीके की एक्टिविटीज़ इसमें प्रोहिबिटेड रहती है. अगर स्पेशल परमिशन लिया जाए तभी कोई एक्टिविटी अलाउ किया जाता है, अदरवाइज सारी ही एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स जो हैं वो भी नोटिफाइड है अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट, लेकिन इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है. मतलब यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परमिटेड है. अगर प्रोहिबिट अलग से किया जाता है तो ही मना है, अदरवाइज परमिटेड है. नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट. अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, लेकिन ये ना ही रिजर्व्ड कैटेगरी में ना ही प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाता है. स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट लैंड को कैटेगराइज करने के लिए और अगर कुछ डिस्प्यूट होता है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए. और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है वो स्टेट्स को ये राइट्स देता है कि वो रिजर्व्ड जो फॉरेस्ट्स हैं उन्हें नोटिफाई करे. अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स. रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022. फाइंडिंग्स अगर देखें तो 2022 में टोटल वर्किंग आवर जिसका लॉस हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन अमिड दिस पेंडेमिक एंड अदर रीजंस, वो इक्वल है टू 52 मिलियन फुल टाइम जॉब्स. ऑल्सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो 2022 में ही 40 मिलियन लोग जो है वो लेबर फोर्स में और नहीं पार्टिसिपेट करेंगे. अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की. ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जिसका काम है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस. कैसे? इंटरनेशनल जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें सेट करना और उसके थ्रू सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना. ILO जो है वो 1919 में से इस्टेब्लिश किया गया अंडर द लीग ऑफ नेशंस. ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे पहली और सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. 187 मेंबर्स हैं ILO के, जिनमें से 186 जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और इसके साथ कुक आइलैंड्स भी हैं. स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो ILO है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप UNDG का पार्ट है. UNDG जो है वो कोलिशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं SDGs उन्हें मीट करने में उसकी एक काफ़ी बड़ी रोल है. ILO की एक यूनिक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये अप्रूव किए जाते हैं बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एज वेल एज वर्कर्स. और इसके लिए एक डिस्कशन होता है और फिर उसके बाद ही अप्रूवल होता है. नेक्स्ट टॉपिक है साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स लगे रहते हैं, लेकिन रिसेंटली फिलीपींस ने इन इश्यूज से निपटने के लिए इंडिया से एक मिसाइल सिस्टम को खरीदा है. लोकेशन देखें तो साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है. इसके नॉर्थ में है साउथ चाइना, वेस्ट में है इंडो चाइनीज पेनिनसुला, ईस्ट में है ताइवान, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फिलीपींस है यहाँ पे. इसमें ल्यूजोन, मिंडोरो, पलावान ये सारे आइलैंड्स आ जाते हैं. साउथ में है बोर्नियो, सुमात्रा. क्लॉकवाइज अगर हम स्टेट बाउंड्रीज देखें तो यहाँ है चाइना, फिर इसके बाद यहाँ पे है ताइवान, फिर है फिलीपींस, फिर मलेशिया, फिर ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम. साउथ चाइना सी जो है वो ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है थ्रू द ताइवान स्ट्रेट. सिमिलरली वो फिलीपींस सी के साथ कनेक्ट करती है थ्रू द ल्यूजोन स्ट्रेट. साउथ चाइना सी सुलू सी के साथ कनेक्ट करती है थ्रू स्ट्रेट्स अराउंड पलावान. इसी एरिया में स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर भी है. साउथ चाइना सी नीचे जावा सी के साथ कनेक्ट करती है वाया कारीमाटा एंड बांका स्ट्रेट. ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन और ये जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है ये दोनों ही साउथ चाइना सी के पार्ट है. साउथ चाइना सी बोथ इकोनॉमिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया की
वर्ल्ड की 1/3 जो मैरीटाइम शिपिंग है वो यहीं से पास होती है। साउथ चाइना सी के नीचे ह्यूज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जिसके कारण चाइना इस पे ऑलवेज नज़र टिकाए रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड भी है और इसीलिए ये साउथ ईस्ट एशिया के फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रूशियल है। कुछ रिवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्ल रिवर, मिन रिवर, रेड, मेकोंग, राजांग, अग्नो, पासिग, ये सारे साउथ चाइना सी में फ्लो करते हैं। साउथ चाइना सी डिस्प्यूटेड है, इसीलिए इट इज़ कंटेस्टेड बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज और बोथ टेरिटोरियल और मैरीटाइम क्लेम्स हैं इन कंट्रीज़ के। फॉर एग्जाम्पल ब्रुनेई, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। साउथ चाइना सी में 250 के आसपास आइलैंड्स हैं। जो मेन आइलैंड्स हैं जिनसे हमें याद रखना है वो है स्प्रैटली आइलैंड्स, पैरासल आइलैंड्स, प्राटाज आइलैंड्स, मैक्सफील्ड बैंक और स्कारबोरो शोल। लोकेशन देख लेते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज कर देने के लिए। तो ये है पैरासल, ये है स्कारबोरो, ये है स्प्रैटली आइलैंड। ये जो लाइन है इसे बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये एक इल डिफाइंड डेमार्केशन लाइन है जो चाइना यूज़ करता है ये क्लेम करने के लिए कि इसका जो पूरा मेजर ये पार्ट है ये चाइना का है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्टर्न स्वॉम्प टियर। ईस्टर्न स्वॉम्प टियर की जो पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में काफ़ी कम हो चुकी है। 2018 में इसकी पॉपुलेशन थी 907 इंडिविजुअल्स, लेकिन 2019-2020 आते आते इसकी पॉपुलेशन घट के हो गई है 868। ईस्टर्न स्वॉम्प टियर एंडेमिक है टू काजीरंगा, लेकिन कभी कभी ये मूव करके ओरांग नेशनल पार्क और लाखोवा बुराचापुरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में भी आ जाती है। ओवरऑल अगर हम स्वॉम्प डियर के बारे में देखें तो स्वॉम्प डियर को बड़ा सिंघा भी बोला जाता है। ये एक ऐसी डियर स्पीशीज है जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है। ये दूसरे डियर स्पीशीज से अलग होती है क्योंकि इसके 3 एंटलर्स होते हैं। पोचिंग और हैबिटेट लॉस इसके थ्रेट्स हैं। बड़ा सिंघा जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्टेट एनिमल है। सब स्पीशीज की बात करें तो है वेस्टर्न स्वॉम्प डियर, सदर्न स्वॉम्प डियर और ईस्टर्न स्वॉम्प डियर। वेस्टर्न स्वॉम्प डियर जो है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलता है और नेपाल में एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है सुक्ला फंटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, यहाँ पे भी वो मिलता है। सदर्न स्वॉम्प डियर जो है उसकी जो हूव्स होती है वो बहुत हार्ड होती है और वो हार्ड ग्राउंड में रहने के लिए अडेप्टेड होता है, इसीलिए वो ओपन साल जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर ग्रास लैंड होते हैं वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये बेसिकली कान्हा नेशनल पार्क में मिलते हैं, मतलब ये सिर्फ यहीं पे मिलते हैं। अभी रिसेंटली इसको सतपुरा टाइगर रिजर्व में रीइंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनली है ईस्टर्न स्वॉम्प डियर जो सिर्फ और सिर्फ असम में मिलता है। बेसिकली ये एंडेमिक है टू असम। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो स्वॉम्प डियर जो है वो वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में बिलोंग करता है। इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। फाइनली बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यहाँ पे 2200 से भी ज़्यादा इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ईस्टर्न हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके ठीक एज में है काजीरंगा नेशनल पार्क। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था और 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बोल के रिकॉग्नाइज किया है। असम के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को देख लेते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। इसके लोकेशन देखिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये है मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, फिर आता है ओरांग नेशनल पार्क, फिर आता है लखोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर आता है होलांगापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और यहाँ पे एकदम ऊपर यहाँ पे आता है दिब्रू साइखावा नेशनल पार्क। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेड सैंडर्स। रिसेंटली IUCN ने रेड सैंडर्स को एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। 2018 में ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में। रेड सैंडर्स एंडेमिक है इंडिया का। ये ईस्टर्न घाट्स में रिस्ट्रिक्टेड है। आंध्र प्रदेश में ही सिर्फ इन्हें पाया जाता है। इसे इसके रिच कलर और थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पूरे एशिया में इसका हाई डिमांड है, स्पेशली चाइना और जापान, क्योंकि वो लोग इसे रेड सैंडर्स को कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट फर्नीचर, वुड क्राफ्ट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। रेड सैंडल्स की ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है और इसे स्मगल भी किया जाता है। चाइना में 1 किलो रेड सैंडल्स की प्राइस 12,000 तक है। रेड सैंडल्स वुड को इंडिया के बाहर स्मगल कर दिया जाता है थ्रू नॉर्थ ईस्ट एंड भूटान। फाइनली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, Tier 1 capital is a bank's core capital and it includes undisclosed reserves. Number 2, India's State of Forest report includes plantations such as coffee, coconuts or mango and other orchards while calculating the forest cover. Number 3, Eastern Swamp Deer is listed as vulnerable in the IUCN Red List. Number 4, in comparison to 2019, there has been a decrease in mangrove cover in the country according to the 2021 India State of Forest report. Number 5, red sandals is restricted to the Eastern Ghats. It is endemic to Andhra Pradesh. Number 6, the word forest is defined in Central Forest Act, namely the Indian Forest Act 1927 and the Forest Conservation Act 1980. Number 7, Global Risks Report is an annual report released by the United Nations Development Programme or UNDP. Number 8, Kaziranga National Park is recognized as an important bird area by BirdLife International for the conservation of avifaunal species. Number 9, South China Sea communicates with the Sulu Sea via the Luzon Strait. Number 10, a country with falling current account deficit shows that it has become uncompetitive and investors are not willing to invest there. They may withdraw their investments. इसी के साथ आज की डिस्कशन खत्म होती है। थैंक यू सो मच।